Hello everyone, I Dipali Manchanda, your Surajmukhi welcome all of you to the NEETEX channel. बच्चा पार्टी हम लोगों ने सेल का वन शॉट देखा और बहुत अच्छे से पढ़ाई की। आई होप आप सब लोगों ने सेल का वन शॉट देखा। जिसने सेल का वन शॉट नहीं देखा, जल्दी से होमवर्क है, सेल का वन शॉट देखकर उसे कीजिए फिनिश और किसी भी डाउट्स और क्वेरीज के लिए गेट बैक टू मी। तो आज का सेशन जैसे कि आपको नजर आ रहा है किस चीज के लिए डेडिकेटेड है। आज हम करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड। क्या करने वाले हैं? द लिविंग वर्ल्ड। बहुत ही छोटा, इजी, क्रिस्प सा चैप्टर है, तो बहुत जल्दी हम इसका वन शॉट खत्म कर देंगे। और बताइए बच्चा पार्टी, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? हेल्थ, सब चीज का ध्यान रखना। मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, सो डोंट गेट सिक एवरीवन। अपनी हेल्थ का पहले ध्यान रखना, क्योंकि हेल्थ सही होगी तभी आप आगे की पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे, राइट? तो चलिए, आई होप आप सब एकदम बढ़िया से पढ़ रहे हैं घर पे मन लगा के। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। अब बेटा, अगर मैं द लिविंग वर्ल्ड की बात करूं तो इसके अंदर बेसिकली मैं क्या क्या कंटेंट्स पढ़ूंगी, पहले तो उसको देख लेते हैं। तो इसमें मैं देखूंगी बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को नाम किस सिस्टम के बेसिस पर देते हैं। और कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इन 3 टॉपिक्स के साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। बेटा, अगर आप पुरानी एनसीईआरटी देखेंगे तो उसके अंदर कुछ और भी टॉपिक्स थे जो कि टेक्सोनोमिक एड्स थे, बट अब वो एनटीए के लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से आपके सिलेबस से हो गए हैं डिलीट। इसीलिए हम लोग टैक्सोनोमिक एड्स को नहीं पढ़ रहे स्ट्रिक्टली, और हम टैक्सोनोमिक कैटेगरीज पर अपना चैप्टर कर देंगे समाप्त, एकदम फिनिश। ठीक है? तो चलिए बच्चा पार्टी, हमारा टॉपिक नंबर 1 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब सोचो, अगर मैं जनरली सोच रही हूं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, तो आप बोलोगे कि मैम लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ दिखाते हैं, वो रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, वो ब्रीथ करते हैं यानी कि वो मेटाबॉलिज्म दिखाते हैं, वो आसपास की स्टिम्युलस से रिएक्ट करते हैं। आई फील वॉट एवर इज हैपनिंग इन द रूम, राइट? हम स्टिम्युलस से रिएक्ट करते हैं, कॉन्शियसनेस है हमें। तो हम जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं तो हम इन्हीं कुछ कुछ कैरेक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, हम इन्हीं कुछ कुछ कैरेक्टर्स की बात करेंगे। इसके अलावा मैं एक वर्ड यूज करूंगी बेटा, जिसे हम बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। एक वर्ड यूज करूंगी जिसे क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। कि क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किसी चीज के लिविंग होने को डिफाइन करती हैं। समझ रहे हो? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है? वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक तरीके से स्टैंप लगा देती हैं, पक्का कर देती हैं, वेरीफाई कर देती हैं कि ये चीज लिविंग है। तो हम लोग बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखा सकते हैं, और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी देखेंगे जो एकदम स्ट्रिक्ट है, जो वेरीफाई कर देगी कि भाई अगर तुम ये प्रॉपर्टी शो कर रहे हो तो तुम लिविंग हो। दैट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक इज अ जनरलाइज्ड टर्म कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखा सकते हैं। ओके, आई विल ऑल्सो क्लैरिफाई दिस अगेन एज वी विल मूव अहेड इन द चैप्टर। तो अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो बेटा देखिए मेरे पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। ठीक है, तो बेटा पहली कैरेक्टरिस्टिक जिसकी हम बात करेंगे वो होगी ग्रोथ। ग्रोथ के बाद हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो इट कैन बी मेटाबॉलिज्म। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक कैन बी कॉन्शियसनेस। और एक आखिरी कैटेगरी रहेगी हमारी जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल देते हैं? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा ये मेरी 5 कैटेगरीज हैं, ये मेरी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिनकी हम एक एक करके बात करेंगे। तो बहुत तसल्ली से चैप्टर को खत्म करेंगे। मेरी पहली कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ। क्या है? ग्रोथ। बेटा ग्रोथ मतलब किसी का भी ग्रो करना। तो बेटा ग्रोथ के ना ट्विन फैक्टर्स होते हैं। ट्विन बोले तो 2 फैक्टर्स, एक तो मास में इंक्रीज होना और एक नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ना भी ग्रोथ कहलाता है। मैं बोलूं एक पॉपुलेशन की ग्रोथ हो गई मतलब उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ गए, या फिर अगर एक बेबी ने ग्रो किया तो उसके अंदर का मास इंक्रीज होगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि जब मैं डिफाइन करती हूं बेटा किस चीज को ग्रोथ,
किस चीज को डिफाइन करती हूं बेटा? ग्रोथ। तो ग्रोथ के ना ट्विन फैक्टर्स होते हैं, मतलब ग्रोथ को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ये दोनों मेरे ट्विन कैरेक्टर्स हैं बेटा ग्रोथ के। इतना समझे बेटा? ये मेरे ट्विन कैरेक्टर्स हैं मेरे ग्रोथ के। अब आगे बहुत ध्यान से एक और चीज देखो बेटा, जो मैंने बात की ग्रोथ, उसके दो टाइप्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा ग्रोथ के? दो टाइप्स। एक टाइप को मैंने बोला इंट्रिंसिक ग्रोथ। क्या बोला बेटा मैंने? इंट्रिंसिक ग्रोथ। और दूसरे को मैंने क्या बोला? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक को क्या बोला? इंट्रिंसिक, एक को बोला एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब जो ग्रोथ अंदर से हो, फ्रॉम इनसाइड। बेटा अगर एक बेबी 5 ईयर्स से 7 ईयर्स का हो रहा है तो वो ग्रोथ उसकी अंदर से हो रही है। दैट इज व्हाट ग्रोथ? इंट्रिंसिक ग्रोथ, जिसे मैं बोलूंगी ये क्या है बेटा? ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड क्या है मेरी? इंट्रिंसिक ग्रोथ। ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड क्या रहेगी? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अब ये आउटसाइड ग्रोथ आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रही होगी कि ये ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड क्या होती है। तो बेटा सपोज करो कि मैं एक रेगिस्तान में से जा रही थी, मैंने पास किया, मैंने देखा कि मेरे बगल में एक सैंड ड्यून है। सैंड ड्यून समझते हो बेटा? एक रेत का टीला है। क्या है? एक रेत का टीला। जब मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो वो रेत का टीला जिसकी हाइट इतनी थी, थोड़ी देर बाद उसकी हाइट इतनी हो गई। कैसे? क्योंकि उसके पास आकर और सैंड के पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो गए और उस जो सैंड की हिल थी उसकी हाइट, उसका साइज बढ़ गया। तो वो क्या है बेटा? वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। समझ पा रहे हो? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मतलब जो पार्टिकल्स के बाहर से इकट्ठा होने से, एक्यूमुलेट होने से होती है, उस ग्रोथ को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, जो बाहर से हो। इंट्रिंसिक ग्रोथ जो अंदर से हो। ठीक है? अब ये बताओ, एक मेरा आपसे सवाल कि क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? इट इज डेफिनेटली अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट इज इट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? बेटा नो, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि सैंड ड्यून तो नॉन लिविंग है, फिर भी वो ग्रोथ दिखा रहा है, भले ही एक्सट्रिंसिक है तो ग्रोथ का टाइप ही। एम आई मेकिंग सेंस? Growth is not a defining property of living organisms because non-living things can also show growth. ठीक है? इस चीज को मैं आपके लिए लिख देती हूं बेटा। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, अगर मैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की बात करूं तो मैं बोल रही हूं दैट ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। Growth is not a defining property of living organisms because non-living things like sand boulder also shows growth। क्योंकि एक सैंड बोल्डर भी ग्रोथ दिखा सकता है, इसीलिए ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, but it is not a defining property of living organisms. I hope everyone that I am making sense to you. I hope I am making sense to you. With this everyone, if I talk about growth in plants and animals, तो अगर मैं बात करूं ग्रोथ की बेटा इन प्लांट्स और अगर मैं बात करूं ग्रोथ की इन एनिमल्स, तो ये समझिए कि प्लांट्स शो
इनडेफिनेट ग्रोथ। क्या शो करते हैं बेटा प्लांट्स? इनडेफिनेट ग्रोथ शो करते हैं। एनिमल्स क्या शो करते हैं बेटा? डेफिनेट ग्रोथ। एनिमल्स क्या शो करते हैं? डेफिनेट ग्रोथ। बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम वाइल एनिमल्स ग्रो अप टू अ सर्टेन एज। आप एक डॉग का पपी देख लीजिए, छोटा सा बेटा, वो एक पॉइंट तक ग्रो करेगा, उसके बाद उसका हाइट या फिर उसका साइज एकदम स्टेबल हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए मैंने बोला कि जब मैं एनिमल्स की बात करती हूं, एनिमल्स शो डेफिनेट ग्रोथ मींस दैट they grow up to a certain age. They grow up to a certain age only. While if I talk about plants, they grow throughout their lifetime. प्लांट्स विल ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। तो प्लांट्स शो करते हैं इनडेफिनेट ग्रोथ, एनिमल्स शो करते हैं डेफिनेट ग्रोथ। आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं आगे चलते हुए एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक ग्रोथ हमने ऑलरेडी देख ली है बेटा। एक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, इंट्रिंसिक ग्रोथ, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। क्योंकि सैंड ड्यून, सैंड बोल्डर्स एक्सट्रिंसिक ग्रोथ दिखा सकते हैं, इसीलिए ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने ये भी देख लिया। अब अगला पॉइंट है बेटा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का बहुत ध्यान से सुनिए, इसके साथ हम ग्रोथ को खत्म कर देंगे। बेटा अगर मैं बात करूं एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे मैंने ये आपके लिए क्या ड्रॉ किया? एमीबा ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया बेटा? मैंने आपके लिए एमीबा ड्रॉ किया। बेटा एमीबा कैसे आगे डिवाइड करता है? आप लोगों को पता है कि एमीबा बाइनरी फिजन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? बाइनरी फिजन। एंड इट विल गिव राइज टू टू डॉटर एमीबी, राइट एवरीवन? ये बाइनरी फिजन दिखाता है और दो डॉटर एमीबी देता है बेटा। तो अगर मैंने किसी भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात की, किसकी बात की मैंने? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात की। किसकी बात की? बोलो मेरे साथ, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की। तो उसके अंदर अगर मैं, जैसे मैं एमीबा की बात करूं, तो बेटा यही ग्रोथ है और यही क्या है? रिप्रोडक्शन। मतलब कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर वन एंड द सेम थिंग। तो ध्यान रखिए कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही चीजें होती हैं। उन दोनों प्रोसेसेस में कोई अंतर नहीं है, ठीक है? इसी चीज को हम बोल देते हैं बेटा दैट, पिंक कलर ट्राई करके देखिए, हाउ डज इट लुक ऑन इट। इसी चीज को हम बोल देते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट्स। बेटा इंक्लूसिव मतलब दे आर वन एंड द सेम थिंग, दे आर नॉट डिफरेंट। इंक्लूसिव मतलब दे आर वन एंड द सेम थिंग व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और वहीं अगर मैं बात करूं बेटा किसी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की, किसी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे बेटा सपोज करो कि मैंने ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल ही ले लिया। किसका एग्जाम्पल ले लिया मैंने? प्यारे से ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल ले लिया। तो अगर आप इसमें देखो, ग्रोथ का मतलब है, सपोज कीजिए कि एक बच्चा 2 साल का था एंड ही टर्न्ड 3 years ऑफ एज, ये उसकी ग्रोथ है। और अगर मैं इसी की रिप्रोडक्शन की बात करूं, रिप्रोडक्शन मतलब when he will produce a young one, जब वो नया यंग वन प्रोड्यूस करेगा रिप्रोड्यूस करके, तो वो उसका रिप्रोडक्शन रहेगा। इसका मतलब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेटा मैंने क्या बोला? क्या ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ इज नॉट इक्वल टू रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो अलग अलग इवेंट्स हैं। मैं इसी को बोल दूंगी दैट ग्रोथ एंड
reproduction are exclusive events. बेटा एक्सक्लूसिव मतलब कि ये दोनों इवेंट्स अलग अलग हैं, इंक्लूसिव मतलब कि ये दोनों चीजें सेम हैं. तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर याद रखिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही चीजें हैं. मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इंक्लूसिव इवेंट्स. इसके साथ हमने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कर लिया है खत्म. हम आ गए हैं रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स पर. हम किस पर आ गए हैं? रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स पर. तो चलिए मैं आपके साथ रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिख देती हूं. बेटा अगर मैं बात करूं किस प्रोसेस की? रिप्रोडक्शन प्रोसेस की. सो इट इज द प्रोसेस बाय विच an organism produces offsprings, which are similar to itself. बेटा जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो उस ऑर्गेनिज्म के सिमिलर रहेंगे. रिप्रोडक्शन से हम नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं. और ऐसे ही अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं बेसिकली, तो बेटा रिप्रोडक्शन दो तरीके की हो जाएगी. एक हो जाएगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या हो जाएगी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और एक दूसरी क्या हो जाएगी बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आपको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी होती है बेटा? जिसमें गैमीट्स इन्वॉल्व्ड नहीं है. मैंने बोला हियर नो गैमीट्स आर इन्वॉल्व्ड. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व्ड होते हैं बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व होते हैं बेटा? गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं. गैमीट्स का फ्यूजन होता है जिससे जाइगोट बनता है, आगे जाकर एम्ब्रियो बनता है. आपने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स तो आपका नेक्स्ट क्लास में आएगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. उसके अंदर हम इन चीजों को और भी डिटेल में देखेंगे. तो आपको रिप्रोडक्शन समझ आया बेटा? अब ये समझो कि रिप्रोडक्शन का ना एक रूल है. रिप्रोडक्शन का एक रूल है दैट इट शुड हैपन within the same species to produce a fertile offspring. मैंने क्या बोला? Reproduction should happen within the same species to produce a fertile offspring. Let me write this for you and then explain to you. बेटा देखो मैंने बोला reproduction should happen within the same species to produce a fertile offspring. बेटा समझिए इस लाइन का मतलब कि अगर मैंने बात की रिप्रोडक्शन की, अगर बेटा उसके अंदर स्पीशीज 1 का एक मेंबर है और अगर उसी सेम स्पीशीज से उसका क्रॉस हो रहा है, तो स्पीशीज 1 इधर है, स्पीशीज 1 इधर है, सेम स्पीशीज है. सेम स्पीशीज में अगर क्रॉस हो रहा है बेटा, तो यहां पर जो ये मेरा बेबी बनेगा, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, वो आगे जाके फर्टिलाइज करके ऑफस्प्रिंग्स बना सकता है एकदम बराबर. समझे? अगर रिप्रोडक्शन विद इन द सेम स्पीशीज हुआ है, अगर. बट अगर सपोज करो, मैं किस चीज की बात करती हूं? अगर मैं बात करती हूं, सपोज कीजिए बेटा मैंने एक तरफ लिया डंकी और एक तरफ मैंने लिया हॉर्स. अब डंकी और हॉर्स तो दो अलग अलग स्पीशीज हो गई. स्पीशीज 1 नहीं रही, स्पीशीज 1 2 हो गई. तो आपने सुना होगा डंकी और हॉर्स के मिलने से
गधे और घोड़े के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सुना है आपने बेटा? उसको बोलते हैं खच्चर यानी कि म्यूल। क्या बोलते हैं उसे? खच्चर यानी कि म्यूल। और बेटा जो म्यूल होता है इट इज इनफर्टाइल। इनफर्टाइल बोले तो इट कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स आगे, म्यूल यहीं पर ही रुक जाएगा। इनफर्टाइल का मतलब होता है बेटा इट इज स्टेराइल। स्टेराइल मतलब इट विल नॉट फर्दर प्रोड्यूस एनी ऑफस्प्रिंग। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये हमारा कॉन्सेप्ट है एक स्पीशीज का कि अगर दो ऑर्गेनिजम्स साथ में इंटरब्रीड करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं तो इसका मतलब है कि वो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। इसे हम बोलते हैं बेटा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। अगर मैं आपके लिए लिखूं यहां पर, जरूरी है बेटा, क्या बोला मैंने? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। बेटा ये कॉन्सेप्ट दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। जिनका नाम क्या है? अर्नेस्ट मेयर, MEYR, अर्नेस्ट मेयर। उन्होंने क्या बोला सुनिए, इफ टू स्पीशीज if two organisms interbreed and produce, उन्होंने इंटरब्रीड किया एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया, then they belong to the same species. Then they belong to the same species. समझे बेटा? इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, कि अगर दो ऑर्गेनिजम्स ने ब्रीड करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग दिया तो वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है? आई होप एवरीवन दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आगे देखिए, म्यूल का केस देखो बच्चा पार्टी। म्यूल के केस में देयर इज अ हॉर्स वेरी पावरफुल, ये द हॉर्स इज पावरफुल। डंकी इज ऑल्सो रेजिलियंट, यू यूज डंकी। डंकी को क्यों यूज करते हैं बेटा? सामान ढोने के लिए यूज करते हैं। इट इज वेरी रेजिलियंट, डंकी इज रेजिलियंट, हॉर्स इज वेरी पावरफुल, इट कैन रन वेल। जब इनकी हमने करा दी मेटिंग तो फर्टिलाइजेशन से बना हाइब्रिड खच्चर जिसका नाम है म्यूल, बट वो क्या है बेटा? इनफर्टाइल। इनफर्टाइल बोले तो स्टेराइल, आगे जाके रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। अब बताओ, रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो है, बट इज इट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? क्या ये रिप्रोड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या ये मरा हुआ है या जिंदा है? ऑब्वियसली भाई म्यूल तो जिंदा है। तो क्या रिप्रोडक्शन मेरी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की? नहीं है। इसीलिए बिकॉज देयर आर एक्सेप्शंस एवरीवन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इज व्हाई, बिकॉज देयर आर एक्सेप्शंस। यहां पर हम लिख देते हैं, ये देखिए, रिप्रोडक्शन। क्या लिखा मैंने? रिप्रोडक्शन is not a defining property of living organisms, is not a defining property of it is not a defining property of living organisms because of एक्सेप्शंस। बेटा कैसे एक्सेप्शंस हैं? पहली चीज मेरा म्यूल, दूसरी चीज बताओ क्या एग्जाम्पल होगा? और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, और तीसरा वर्कर हनी बी। बेटा ये तीन चीजें हैं एग्जाम्पल के लिए
जो कि जिंदा है और रिप्रोड्यूस नहीं करती, इसीलिए रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. Reproduction is not a defining property of living organisms because of the exceptions of mule, infertile human couple and worker honeybees. ये तीनों के तीनों आगे जाकर फर्टिलाइज नहीं कर सकती, ये इनफर्टाइल हैं या ये स्टेराइल हैं, इसीलिए रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और मैं आ जाती हूं अपने तीसरे कैरेक्टरिस्टिक पर, विच इज मेटाबॉलिज्म. तो मैम मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आई होप बच्चा पार्टी आपको समझ आ रहा है, राइट? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? एवरीवन, मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ all the chemical reactions occurring in the body. Metabolism क्या है बेटा? Sum total of all the chemical reactions which are occurring in the body. तो बेसिकली बेटा मेरे मेटाबॉलिज्म में दो चीजें आ जाती हैं. एक आ जाता है कैटाबॉलिज्म और एक क्या आ जाता है? एनाबॉलिज्म. एक आ जाता है कैटाबॉलिज्म, एक आ जाता है एनाबॉलिज्म. बेटा अगर मैं इनको बताऊं तो अगर मैं कैटाबॉलिज्म की बात करूं तो बेटा इसमें ऐसा होता है कि सपोज ए टूट कर बी और सी बना रहा है और साथ में एनर्जी रिलीज कर रहा है. ऐसी रिएक्शंस होती हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन. इनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है बेटा, तभी एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक बोले तो इनके अंदर एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है बेटा, कोई चीज टूटती है तो. ठीक है. अगला क्या है? एनाबॉलिज्म. सपोज कीजिए ए और बी मिलकर मेरा सी बना रहे हैं और मेरे को इसको कुछ एनर्जी भी देनी पड़ी, सपोज कीजिए. ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें मेरे को सप्लाई करनी पड़ेगी किस चीज की? एनर्जी. तो हमारी बॉडी में कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों रिएक्शंस होती हैं. दोनों के सम को हम क्या बोलते हैं? कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है. बेटा हमारी बॉडी ऑपरेट कर रही है, चल रही है, जिंदा है, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं. क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं. बेटा इस चीज में ना एक एक्सेप्शन आता है, मतलब वो एक्सेप्शन भी नहीं है एक्चुअली, वो एक्सेप्शन भी नहीं है एक्चुअली, बट देखिए हम किस चीज की बात करते हैं. क्योंकि मेरी बॉडी के चलने के लिए, जिंदा रहने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस बहुत जरूरी हैं. हर लिविंग बीइंग में ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं. इसीलिए मेटाबॉलिज्म इज विदाउट एनी एक्सेप्शन अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स. बिना किसी एक्सेप्शन के ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. मिस्टर लेपर्ड अप्रूव्स विद द विंक एवरीवन. आई होप यू लाइक इट. ठीक है. तो मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बट फिर मेरे दिमाग में ये चीज आई है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ही रहेगी कि अगर मैंने टेस्ट ट्यूब में स्टार्च लिया, जैसे मेरे माउथ में खाने में स्टार्च होता है और माउथ में सलाइवरी एमाइलेज उस स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ऐसे ही अगर मैंने टेस्ट ट्यूब में स्टार्च लिया, उसके अंदर सलाइवरी एमाइलेज डाला, तो इसका मतलब टेस्ट ट्यूब भी लिविंग है, क्योंकि वो रिएक्शन तो वैसी ही है जो मेरे माउथ में हो रही है. तो बेटा अगर मैं किसी रिएक्शन को लैब में कर पा रही हूं तो वो रिएक्शन इज अ लिविंग रिएक्शन, राइट? वो रिएक्शन लिविंग ही है. द रिएक्शन इज एग्जैक्टली लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन माय माउथ, बट द टेस्ट ट्यूब इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो आई स्टिल स्टिक टू माय फैक्ट that metabolism is a defining property of all living organisms without any exception. Metabolic reaction of organisms जिनको मैं लैब में ग्रो करती हूं, वो कैसी रिएक्शंस है? हमने बोला हाँ जी आप सही कह रहे हो कि वो एकदम लिविंग रिएक्शंस हैं, कि वो एकदम हम रेप्लिकेट कर पा रहे हैं जो हमारी बॉडी में हो रही हैं, बट इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स. मेरा टेस्ट ट्यूब या मेरा बीकर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ी ना है. वो रिएक्शन एग्जैक्टली सेम हो सकती है, बट मेरा टेस्ट ट्यूब इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. So the first defining property that we have done everyone is metabolism, and I think it makes sense to you.
ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी, अब हमने ग्रोथ देख लिया विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक बट नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, रिप्रोडक्शन which is a characteristic but not a defining property, metabolism is a characteristic and a defining property। चौथे कैरेक्टरिस्टिक पर आ गई बेटा मैं, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब मेरा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना देंगे? मेरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो बताओ भाई, इतना विचित्र प्लान, इतना विचित्र प्लान किसी नॉन लिविंग बीइंग में पॉसिबल है क्या? बच्चा पार्टी, टिश्यूज सिर्फ सेल्स का कॉम्बिनेशन नहीं है। सपोज करो मैंने आपके लिए ये कुछ सेल साथ में रख दिए, तो क्या मैंने बोला कि ये टिश्यू बन गया? नहीं बेटा, टिश्यू तब बनता है जब सेल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कि सपोज मैंने आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया कि भाई तुम 4 बच्चे ये प्रोजेक्ट कर दो, ये मेरा काम कर दो। तो अभी तुम बस साथ खड़े हो, मैंने तुम्हें चूज किया कि तुम 4 बच्चे हो, बट द टाइम यू स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद ईच अदर टू मेक दैट वन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल, यू बिकम अ टिश्यू। तो टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इतना बढ़िया, इतना अद्भुत अरेंजमेंट सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। इसीलिए एवरीवन, जिस चीज की मैंने बात की, जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, it is definitely what everyone? It is a defining property of living organisms. Cellular organization of the body is the defining property of living organisms। बच्चा पार्टी, ये ऑर्गेनिज्म मेरी नीमो फिश मेरी, सेल्स मिलकर टिश्यूज, सेल्स मिलकर टिश्यूज, टिश्यूज ग्रेजुअली मिलकर पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, हमें पता है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बॉडी के बाहर पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मेरी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। आखिरी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है मेरी कॉन्शियसनेस। बच्चा पार्टी, कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब समझो कि कॉन्शियसनेस होता क्या है। बेटा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी कि वो बाहर से मिलने वाले स्टिम्युलस, एनवायरमेंट से मिलने वाले स्टिम्युलस को परसीव करे, उसको परसीव कर कर लेकर कुछ रिस्पॉन्स करे, वो कहलाता है कॉन्शियसनेस। तो देखो, सपोज दिस इज अ पर्सन, ये रेड रेड बिल्कुल हॉट प्लेट है। दिस पर्सन टच द हॉट प्लेट एंड देन व्हाट डिड ही डू? आउच। तो इसने क्या रिस्पॉन्स किया? अपने हाथ को पीछे उठाया विद द साउंड आउच, राइट? चलेगा, आप कुछ और बोलो, हे राम, वॉट एवर इट वुड वर्क। तो क्या किया इसने? स्टिम्युलस को परसीव किया, फील किया और उस हिसाब से रिस्पॉन्स किया। तो ये कैपेबिलिटी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेंस देयर एनवायरमेंट, अपने आसपास के एनवायरमेंट को सेंस करते हैं, स्टिम्युलस को सेंस करते हैं और रिएक्ट करते हैं। अब जो उन्हें स्टिम्युलस मिला वो फिजिकल भी हो सकता है, कोई केमिकल की फॉर्म में भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। इट कुड बी एनी स्टिम्युलस एवरीवन। तो ये है कॉन्शियसनेस। बेटा, कॉन्शियसनेस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टरिस्टिक। कॉम्प्लिकेटेड बोल दूं या फिर सारे के सारे पॉइंट्स में से ये एक काफी कॉम्प्लेक्स फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, सबसे कॉम्प्लेक्स फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अगर मैं बात करूं कॉन्शियसनेस की। अब बेटा, 2 टर्म्स हैं, एक तो कॉन्शियसनेस और एक सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये मैंने नॉर्मल कॉन्शियसनेस की बात की। तो इस नॉर्मल कॉन्शियसनेस का मतलब क्या था बेटा? इसका मतलब था अवेयर ऑफ द, या फिर मैं लिख दूं, कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयरनेस टू द सराउंडिंग। कॉन्शियसनेस का क्या मतलब था बेटा?
कि आप अपने सराउंडिंग में होने वाली चीजों को परसीव कर पा रहे हो, उसे बोलते हैं कॉन्शियसनेस, राइट? दैट यू आर परसीविंग व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड। लेकिन अगर मैं इसी वर्ड को बोल दूं सेल्फ कॉन्शियसनेस, क्या बोल दूं? सेल्फ कॉन्शियसनेस मीन्स यू आर कॉन्शियस अबाउट योर सेल्फ इंटरनली टू। समझ रहे हो? कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन अगर मैं किस चीज की बात करूं बेटा, सेल्फ कॉन्शियसनेस की, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस बेटा किसमें है? सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के अंदर प्रेजेंट है। किसके अंदर प्रेजेंट है सेल्फ कॉन्शियसनेस? दैट दे आर अवेयर ऑफ देमसेल्व्स ऑल्सो, दैट दे आर अवेयर ऑफ देयर सेल्फ ऑल्सो। तो ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली सेल्फ कॉन्शियस क्रीचर्स वी हैव। तो अगर मैं बोलूं कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यस। अगर मैं बोलूं सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नो, इट इज कॉन्शियसनेस, because self consciousness is present only in case of human beings. I hope I am making sense. अब आप बोलोगे मैम आपने एक और स्लाइड लगाई है कॉन्शियसनेस की, भाई ऐसा क्यों? बेटा क्योंकि कॉन्शियसनेस के केस में एक बड़ा ही अजीबोगरीब सा एग्जाम्पल है, और वो मेरा एग्जाम्पल है बेटा किसका? वो मेरा एग्जाम्पल है बेटा कोमा पेशेंट्स का। वो एग्जाम्पल किसका है बेटा? कोमा पेशेंट का। बेटा कोमा पेशेंट को वी कैन नॉट कॉल देम एज डेड, वी कैन नॉट कॉल देम एज डेड, दे आर नीदर डेड नॉर लिविंग। हम कोमा में जो पेशेंट्स हैं बेटा, वो जिस स्टेट में हैं, हम उनको ना तो डेड बोल पा रहे हैं बेटा, ना हम उनको लिविंग बोल पा रहे हैं। क्यों? सोचो बेटा, जो पर्सन कोमा में है वो अनकॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस नहीं दिखा रहा है, राइट? कॉन्शियसनेस नहीं दिखा रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसकी जो बॉडी है उसके मोस्ट ऑफ द फंक्शंस किस पर सपोर्टेड है? सारे के सारे मशीन्स पर सपोर्टेड है। इसीलिए मैं इस चीज से सोचती हूं कि वो नॉन लिविंग है, कि भाई तुम कॉन्शियसनेस भी नहीं दिखा रहे, तुम्हारा किडनी सारे फंक्शंस कोई ना कोई मशीन कंट्रोल कर रही है, तो यू आर ऑट टू बी नॉन लिविंग। लेकिन जो पर्सन कोमा में है, भले ही 0.001% चांसेस हो, बट देर आर चांसेस कि वो पर्सन कोमा से बाहर आ सकता है। चांसेस तो हमेशा ही रहते हैं कि वो कोमा से बाहर आ सकता है, चाहे कितने ही चांसेस हो। इसीलिए ना तो मैं कोमा पेशेंट को लिविंग बोल सकती, ना डेड बोल सकती। सो इट इज अ केस दैट वी स्टिल कांट थिंक अपॉन, बट वी आर स्टिल स्टिकिंग टू इट कि कॉन्शियसनेस हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो हमने बेसिकली कितनी प्रॉपर्टीज की बात की? ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म एवरीवन। आई होप यू लाइक इट। टॉपिक खत्म हमारा बेटा। हमने बात की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स सब हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। लेकिन हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी 3 पढ़ी, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप अब आपको कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में फर्क पता लग गया हो। इसके साथ हमने कर लिया है अपना पहला टॉपिक खत्म बच्चा पार्टी। ठीक है, आई होप यू लाइक इट एवरीवन। हमने कर लिया है टॉपिक खत्म। अब दूसरा छोटा सा टॉपिक है बेटा, अब छोटे छोटे से टॉपिक रह गए हैं। इस टॉपिक का नाम है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इस टॉपिक का नाम क्या है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। चलिए बच्चा पार्टी आगे करते हैं, चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ। मैंने इसको बोला बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय बोले तो टू, नोमेनक्लेचर बोले तो किसी चीज को मैं नेम दे रही हूं। किसी चीज को नेम देना जिसमें उसके 2 नाम हैं। जिसमें उसके कितने नाम हैं बेटा? जिसमें उसके 2 नाम हैं। बेटा पहले ये समझो कि मेरे को बायनोमियल नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी क्यों। ये देखिए, हमें क्यों जरूरत पड़ी बायनोमियल नोमेनक्लेचर की। बेटा ये मेरी प्यारी सी कैटी, ठीक है, मैंने इसको कैट बोल दिया, बिल्ली बोल दिया। अब अलग अलग प्रांत के लोग इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे इसने इसे बुलाया गैटो, इसने इसे बुलाया कैट, किसी और ने बुलाया कैटस, किसी ने बुलाया कैटजी,
किसी ने बुलाया कोट का, भाई सबके लिए इसका नाम अलग अलग है, ऐसे तो हो जाएगी बड़ी कंफ्यूजन कि एक ऑर्गेनिज्म नाम अलग अलग। तो साइंटिस्ट को लगा कि एक ऐसा नाम तो होना चाहिए जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिक्स्ड हो, जो आप देश के किसी भी देश क्या वर्ल्ड के ग्लोब के किसी भी कॉर्नर पर चले जाओ, सो इट शुड रिमेन कांस्टेंट। देयर हैज टू बी वन नेम विच इज कांस्टेंट फॉर एवरीवेयर, कि आप कहीं भी चले जाओ वो कॉमन हो। इसीलिए जरूरत पड़ी बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की। किसकी जरूरत पड़ी? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की। हेडिंग डाली बेटा सबने, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। जो किस साइंटिस्ट ने दिया? उन साइंटिस्ट का नाम है कैरोलस लीनियस, CAROLOUS कैरोलस लीनियस मेरे वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया। उन्होंने बोला कि हर एक ऑर्गेनिज्म के दो नाम होंगे। वो दो नाम क्या होते हैं? पहला नाम होगा जीनस का नाम और दूसरा नाम होगा बेटा उसी चीज के स्पीशीज का नाम। जैसे मैं आपको बोलूं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारा साइंटिफिक नेम क्या है बेटा? हमारा साइंटिफिक नेम आपने सुना होगा, इट इज होमो सेपियंस। क्या नाम है हमारा साइंटिफिक? होमो सेपियंस। बेटा ये मैंने होमो को अंडरलाइन किया, सेपियंस को अंडरलाइन किया। तो होमो क्या है? ह्यूमन बीइंग्स के जीनस का नाम। सेपियंस क्या है? ह्यूमन बीइंग्स के स्पीशीज का नाम। तो लीनियस ने बोला कि मैं सारे ऑर्गेनिजम्स को एक साइंटिफिक नेम दूंगा जिसमें दो पार्ट्स हैं। पहला रहेगा जीनस का नाम, दूसरा रहेगा स्पीशीज का नाम। इतना समझे? इस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को हमने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर बोला। दिस इज हमारे कैरोलस लीनियर साहब, प्रणाम कीजिए इन्हें। क्या बोलते हैं इन्हें हम? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लीनियस जी को बेटा? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फुल देखो बढ़िया से लग रहे हैं, फुल सेट सब कुछ। क्या बढ़िया नॉमेनक्लेचर का सिस्टम दिया इन्होंने, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। हर एक ऑर्गेनिज्म के दो नाम दे दो। तो बेटा इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने नाम दिया, तो मैं आपको रूल्स बता देती हूं ग्रेजुअली। तो कोई देखो, अब अगर किसी चीज को नाम देना है तो आप नाम देने के लिए कैसी लैंग्वेज चूज करोगे? जो बहुत कांस्टेंट हो या जो वेरिएबल हो, जो चेंज होती रहे? सोचो, जब आप किसी चीज को ऐसा नाम देना चाहते हो जो हर जगह स्प्रेड हो, मतलब जो हर जगह कॉमन रहे एक तरीके से, तो आप कौन सी लैंग्वेज का यूज करोगे? जो कांस्टेंट है या फिर जो चेंजिंग है? ऑब्वियसली जो कांस्टेंट है। तो बेटा लैटिन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे डेड लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो लीनियस ने बोला कि भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ कि किसी ऑर्गेनिज्म का नाम किसी भी ओरिजिन का हो, मैं उसे लैटिन में कन्वर्ट कर दूंगा। किस में कन्वर्ट कर दूंगा? लैटिन। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम, किसी भी प्लांट, एनिमल, किसी चीज का नाम किसी भी ओरिजिन का हो, उसे किस में कन्वर्ट कर दो? लैटिन में कन्वर्ट कर दो। और आपने उसे लैटिन में कन्वर्ट किया, ये आप दिखाओगे कैसे? बेटा उसे इटैलिसाइज करके। तो आप बुक में देखोगे कहीं प्रिंटेबल फॉर्म में आपको होमो सेपियंस लिखा हुआ दिखेगा, तो बेटा वो आपको इटैलिक्स में नजर आएगा। किस में नजर आएगा? वो आपको इटैलिक्स। तो किसी भी चीज को इटैलिक्स में लिखना क्या दर्शाता है, क्या सिग्निफाई करता है? कि उसका ओरिजिन लैटिन है। अब आप बोलोगे कि मैम बुक में प्रिंटेबल फॉर्म में तो सही है, आप कर दोगे इटैलिसाइज, लेकिन जब मैं उसे नोटबुक में लिख रही हूं तो मैं कैसे इटैलिसाइज करूं? तो बेटा तभी तो मैंने होमो सेपियंस को अंडरलाइन किया। नोटबुक में अंडरलाइन कर दो जब खुद से लिख रहे हो हैंड रिटन, और जब प्रिंटेबल फॉर्म में है तो इटैलिसाइज हो जाएगा। ये अंडरलाइन या इटैलिसाइज होना क्या दिखाता है? उनका लैटिन ओरिजिन दिखाता है कि भाई नाम किसी भी जगह से आए हो, मैं उनको किस में कन्वर्ट कर दूंगा? लैटिन में कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे मैंगो को क्या बोला? देखो, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा जीनस का नाम, इंडिका स्पीशीज का नाम। देख पा रहे हो? मैंजीफेरा जीनस का नाम, इंडिका स्पीशीज का नाम। मैंगो हो गया। अब किसी को मैंगो, आमा, आंबा कुछ भी बोल लो किसी जगह, बट एवरीवन विल नो इट बाय द नेम ऑफ मैंजीफेरा इंडिका।
जहां पे मैंजीफेरा उसका जीनस का नाम है, इंडिका उसका स्पीशीज का नाम है। बेटा देखो, जीनस का नाम स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, स्पीशीज का नाम ऑलवेज स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर। समझ रहे हो, ये हमारे रूल्स हैं, इनको कंपाइल करके हम लिखते हैं। और एक और चीज समझो बेटा, कई कई बार हम लोग ऐसा भी करते हैं कि ये जो नाम लिखे उसके आगे हम ऑथर का नाम भी लिखते हैं एब्रीविएटेड फॉर्म में। एब्रीविएटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म में। सपोज मैंजीफेरा इंडिका नाम लीनियस ने दिया, एक्चुअली लीनियस ने दिया, तो मैं इसके आगे लिख दूंगी LINN फुल स्टॉप, क्योंकि LINN इज लीनियस, उसका एब्रीविएटेड फॉर्म फुल स्टॉप लगा दिया। उसे अंडरलाइन इटैलिसाइज कुछ नहीं करना है, वो रोमन में ही रहेगा। तो मैंजीफेरा इंडिका LINN फुल स्टॉप is the scientific name of how I am writing the binomial nomenclature। यही था binomial nomenclature और उसके रूल्स बेटा। अब हम binomial nomenclature के रूल्स लिख लेते हैं। It would take 2-3 minutes। जो चलिए, जो मैंने आपको बताया बस मैं उसे कंपाइल कर रही हूं, ठीक है। पहला पॉइंट लिख लेती हूं, irrespective of origin the scientific names are in Latin। The scientific names are in Latin। इतना समझ आया, ठीक है। दूसरा, जो मेरा फर्स्ट नेम है बेटा, वो किसका नाम है? जीनस का नाम। सॉरी एवरीवन, एक्सक्यूज मी। जो सेकंड नेम है बेटा, वो किसका नाम है? स्पीशीज का नाम, जिसे हम प्यार से स्पेसिफिक एपिथेट भी बुला देते हैं। स्पीशीज के नाम को बेटा हम प्यार से स्पेसिफिक एपिथेट भी बुला देते हैं। पहला नाम जीनस का नाम, दूसरा नाम स्पीशीज का नाम। तीसरी चीज बेटा, नेम ऑफ जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, नेम ऑफ स्पीशीज start with a small letter, ठीक है। आगे देखो, नेम ऑफ जीनस एंड स्पीशीज आर इटैलिसाइज्ड when printed। जब प्रिंट करते हैं तो उन्हें इटैलिसाइज कर देते हैं। एंड आर अंडरलाइंड सेपरेटली when handwritten। जब हाथ से लिख रहे हैं तो उसी चीज के लिए इटैलिसाइज नहीं कर सकते, तो सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया जाता है इन्हें, ठीक है बेटा। एक और पॉइंट समझिए, यहां पर दो चीजें हैं, IUCN, IUZN। बच्चा पार्टी, अगर मैं बात करती हूं इन दो चीजों की, IUCN और IUZN, तो आपको सुन के क्या लग रहा है कि ये क्या है? IUCN और IUZN। बच्चा पार्टी, IUCN और IUZN कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हैं जो कि प्लांट्स को नाम देने और एनिमल्स को नाम देने के अंदर यूज किए जाते हैं।
आई होप पहले आपको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के ये चीजें समझ आए, इसके बाद हम IUCN और IUZN की भी बात करेंगे। जब हमें इतना पता लग गया तो पहले 5वां पॉइंट लिख के एक काम करते हैं, इसको वाइंड अप ही कर लेते हैं। मेरा 5th पॉइंट रहेगा नेम ऑफ ऑथर comes after the species name in abbreviated form। बेटा एब्रीविएटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म में आएगा। एम आई मेकिंग सेंस एवरीवन? एवरीवन एम आई मेकिंग सेंस? कि ये मेरे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं जिनको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसके चलते हमने कैटस, कॉटका, कैटी, इतने सारे नाम उन लोगों ने बिल्ली को बोले, हमने उसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में बोला फेलिस डोमेस्टिका, कि भाई ये हमारी घर की बिल्ली है। क्या है? फेलिस डोमेस्टिकस। सॉरी, क्या बोला? फेलिस डोमेस्टिकस। एप्लीकेशन ऑफ रूल्स सेट बाय लिनियस मेड इट कन्वीनियंट फॉर रिसर्चर्स अराउंड द वर्ल्ड टू एस्टैब्लिश यूनानिमिटी वाइल क्लासिफाइंग फर्दर ऑर्गेनिज्म। लीनियस के दिए हुए इस सिस्टम ने एक कांस्टेंट सा नेचर ले आया वर्ल्ड वाइड, जिससे एक ऑर्गेनिज्म उसी सेम नाम से जाना जाता था हर जगह। जिसके साथ हो गया दूसरा टॉपिक खत्म। तीसरा आखिरी टॉपिक रह गया भाई, बढ़िया से जल्दी से खत्म करते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, और उसके साथ चैप्टर खत्म बेटा। अगर मैं बात करूं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, तो बेटा टैक्सोनॉमी है क्या? टैक्सोनॉमी है क्या बेटा? टैक्सोनॉमी इज एक्चुअली अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है बेटा? एक तरीके से टैक्सोनॉमी एक सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। आप समझते हैं कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोले तो, क्लासिफिकेशन बोले तो मैं ऑर्गेनिजम्स को किसी ग्रुप्स और कैटेगरीज में डिवाइड कर रही हूं कि भाई सारे डॉग्स इस कैटेगरी के अंदर आ जाओ, कैट्स इस कैटेगरी के अंदर, बैट इसमें, फिशेस इसमें, बर्ड्स इसमें। कैटेगरी बन गई, क्लासिफिकेशन हो गया चीजों का। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर होता है? सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस, कौन किससे ज्यादा सिमिलर है, कौन किससे ज्यादा डिफरेंट है, उस बेसिस पर क्या होता है? मेरा क्लासिफिकेशन हो जाता है बेटा। तो क्लासिफिकेशन के लिए अपन टैक्सोनॉमी का भी इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो इसके अंदर मेरे कुछ स्टेप्स आते हैं बेटा। तो मेरा पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप बात करते हैं बेटा। पहले स्टेप को बोला जाता है, क्लासिफिकेशन के जो स्टेप्स हैं, पहले स्टेप को बोला जाता है कैरेक्टराइजेशन, दूसरे स्टेप को बोला जाता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, क्या है? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, नामकरण। अब बच्चा पार्टी ये देखो, नाम से क्लियर है। कैरेक्टराइजेशन मतलब मैं किसी चीज के कैरेक्टर्स बता रही हूं, तो पहले कैरेक्टराइजेशन आएगा या आइडेंटिफिकेशन आएगा? सोचिए जरा, पहले कैरेक्टराइजेशन आएगा या आइडेंटिफिकेशन? चलिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आप लोगों को बताना है कि मैं स्क्रीन पर क्या ड्रॉ कर रही हूं। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि मैं स्क्रीन पर क्या ड्रॉ कर रही हूं। आई थिंक अभी तक आप सबको पता लग गया होगा मैं क्या ड्रॉ कर रही हूं। मैंने नहीं बताया क्या ड्रॉ कर रही हूं, आप लोगों को पता लग गया होगा मैं क्या ड्रॉ कर रही हूं। क्यों? आपने क्या देखा? आप लोगों ने बोला कि मैम ये तो फिश है, तो आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया भाई ये तो फिश है, तो आइडेंटिफिकेशन को पहले रखूं क्या? आप लोगों ने सीधा आइडेंटिफाई कर लिया फिश है। बट कैसे आइडेंटिफाई किया बालकों? आइडेंटिफाई किया कैरेक्टर्स देख के कि भाई ये स्ट्रीमलाइंड शेप दिख रही है, फिन्स नजर आ रहे हैं, टेल नजर आ रही है, तो कैरेक्टराइज करके ही तो आइडेंटिफाई कर पाए। इसीलिए इस सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा कि पहले कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई कर लिया तो उसे रखो कि भाई तू इस ग्रुप का पार्ट है, तेरे कैरेक्टर्स के हिसाब से उसको क्लासिफाई करो एक स्पेसिफिक ग्रुप में, और आखिर में नॉमेनक्लेचर, द सिस्टम ऑफ नेमिंग। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि कैरेक्टराइजेशन में कैरेक्टर्स बताएंगे, आइडेंटिफाई में उसको आइडेंटिफाई करेंगे,
क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू, ये क्या हुआ, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू कैटेगरीज, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू, येलो से लिख देती हूं, यहां नजर कम आ रहा होगा बेटा, इनटू कैटेगरीज बेस्ड अपॉन, किस पर बेस्ड होता है बेटा, वो किससे सिमिलर हैं, बोले तो बेस्ड अपॉन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखते हुए किसी चीज को क्लासिफाई करना कहलाता है क्लासिफिकेशन। हो गए जी मेरे टैक्सोनॉमी के स्टेप्स। अब ये देखिए बेटा कि मेरी टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऐसे दिखती है। हायरार्की क्या होता है बेटा, जो मैंने हायरार्की वर्ड का इस्तेमाल किया उसका मतलब है कि मैंने एक चीज को सबसे ऊपर रखा और बाकी चीजें उसके अंडर आती जा रही हैं। एक चीज को सबसे ऊपर रखा, बाकी चीजें उसके अंडर आती जा रही हैं। या फिर मैं और जनरल टर्म्स में बोलूं तो आपने देखा है हम बोलते हैं मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर, फिर मैं, फिर मेरे बच्चे में भी, ये एक हायरार्की चल रही है। तो ऐसी एक लीनिएज को हम बोलते हैं हायरार्की। क्या बोलते हैं ऐसी लीनिएज को, हम बोलते हैं हायरार्की। तो अगर आप ये देखो बेटा, हमें जो हायरार्की याद करनी है वो कैसी रहेगी, तो मेरी पहला टैक्सा रहेगा किंगडम। इसी सीक्वेंस में याद करना है आपको बेटा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ये है जब मैं ऊपर से नीचे आती हूं बेटा, ऐसी दिखती है मेरी हायरार्की। मुझे ये सब कुछ एक सीक्वेंस में याद होना चाहिए। किंगडम के अंदर आता है फाइलम, फाइलम के अंदर क्लास, क्लास के अंदर ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर फैमिली, फैमिली के अंदर जीनस, जीनस के अंदर स्पीशीज। ठीक है बेटा। अब इसको याद करने के लिए आपको बहुत सारे निमोनिक्स मिलेंगे। मैं एक निमोनिक आपके लिए लिख देती हूं। निमोनिक मतलब बेटा जो आपको इसको याद करने में हेल्प करें, जो इसको याद करने में हेल्प करें। तो देखना बेटा, उस निमोनिक का नाम है कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। इस निमोनिक से, इस लाइन से आप याद कर सकते हो कि किंगडम के नीचे फाइलम, मजे आए बेटा, अच्छी लाइन है। किंगडम के नीचे फाइलम, फाइलम के नीचे क्लास, क्लास के नीचे ऑर्डर, ऑर्डर के नीचे फैमिली, फैमिली के नीचे जीनस, जीनस के नीचे स्पीशीज। मैं ऊपर से नीचे आई, सपोज कीजिए एनिमल किंगडम के अंदर एक स्पीशीज है जो कि डॉग है। एनिमल किंगडम के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है मैमिलिया। तो ऐसे होती है हमारी हायरार्की बच्चा पार्टी। ये देखिए, देखो इन्होंने एक और निमोनिक दे दिया, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गूसबेरी सूप। बट मेरे वाला ज्यादा बेटर है, मानना पड़ेगा आपको, है ना। किंग फिलिप केम ओवर फॉर गूसबेरी सूप। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। समझ गए बेटा। अब मैं अलग अलग चीजों की डेफिनेशन लिखवाने से अच्छा मैं चाहती हूं कि आप चीजों को रटो मत और समझो, रटो मत और समझो। तो क्या आप समझ पाओगे कि रिलेटेड स्पीशीज मिलकर एक जीनस बनाती हैं, रिलेटेड जीनस मिलकर फैमिली बनाती हैं। एग्जाम्पल सबके दूंगी। रिलेटेड फैमिलीज मिलकर ऑर्डर बनाती हैं, रिलेटेड ऑर्डर्स मिलकर क्लासेस बनाते हैं, रिलेटेड क्लासेस मिलकर फाइलम बनाते हैं, रिलेटेड फाइलम मिलकर एक किंगडम बनाते हैं। तो जो मैंने बोला ये सब इनकी डेफिनेशन है जो अपने आप लोग बना सकते हो, पहली बात। ठीक है। अब ये देखो कि अगर मैंने यहां पर लिखा अपना किंगडम और सबसे नीचे सपोज करो बेटा मैंने लिखा स्पीशीज। क्या लिखा मैंने, इधर किंगडम लिखा, इधर मैंने लिखा स्पीशीज, इधर किंगडम लिखा, इधर मैंने लिखा स्पीशीज। तो अगर मैंने किंगडम स्पीशीज लिखा तो बेटा अगर मैं ऊपर से नीचे आऊंगी, क्या बोला मैंने, सॉरी बेटा, मैंने बोला कि अगर मैं ऊपर से नीचे आऊंगी
तो बताओ कि मेरे कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ेंगे या कम होंगे? मैं किंगडम से स्पीशीज पर आऊंगी तो मेरे कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ेंगे या कम होंगे? बेटा सोचो, स्पीशीज में मेरे साथ कौन है? आप लोगों, तो हम सबसे ज्यादा कॉमन है। अगर मैं ऊपर किंगडम में चली जाऊं तो मैं किसके साथ बैठी हूं एनिमल किंगडम में? मछली के साथ, सांप के साथ, रैबिट के साथ, बर्ड के साथ, कुत्ते के साथ, बिल्ली के साथ, राइट? मैं किंगडम एनिमल में सबके साथ बैठी हूं, तो मैं उनसे ज्यादा सिमिलर हूं या मैं सेम स्पीशीज के लोगों के साथ ज्यादा सिमिलर हूं? सेम स्पीशीज के लोगों के साथ। इसीलिए बेटा जैसे ही इधर लिख देती हूं, मैं किंगडम से नीचे आती हूं स्पीशीज की तरफ, तो क्या होता है? सवाल आता है बेटा स्पेसिफिसिटी मतलब कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ जाते हैं। स्पेसिफिसिटी या फिर सिमिलैरिटी बढ़ती है या कम होती है? सिमिलैरिटी या स्पेसिफिसिटी बढ़ जाती है जब मैं किंगडम से नीचे स्पीशीज की तरफ आती हूं। ठीक है, इतना समझ आया? अब मैं बोलूं कि अगर मैं किंगडम से स्पीशीज की तरफ आई, ये लो चलो, मैंने बोला मैं किंगडम से स्पीशीज की तरफ आई, तो आप मेरे को बताओ कि मेरे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे या कम होंगे? नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे या कम होंगे? बेटा किंगडम में मैं इतने सारे लोगों के साथ बैठी थी, स्पीशीज में मैं बस आपके साथ हूं, तो जैसे ही मैं किंगडम से स्पीशीज में आती हूं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीज, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीज। किंगडम से स्पीशीज पर आए तो सिमिलैरिटी बढ़ी, बट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम हुए। इतना समझ गए? ठीक है, इतना समझ गए। वेरी वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छा किया अब आपने। अब मैं एक एक करके इन कैटेगरीज के साथ डील करूंगी। डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, एक आध की डेफिनेशन लिख दूंगी और उसके साथ हो जाएगा हमारा चैप्टर खत्म। मैंने बात की बेटा स्पीशीज की, एग्जाम्पल्स हम लोगों ने एनसीईआरटी के ही लिए हैं। बेटा स्पीशीज की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है? टू ऑर्गेनिजम्स that interbreed and produce a fertile offspring belongs to the same species, right? हम already species की definition लिख चुके हैं biological concept of species के अंदर, ठीक है? अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं। बेटा ये क्या है? देखो, पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस बोले तो ये क्या है? मेरा टाइगर। पैंथेरा लियो, जंगल का राजा, ये क्या है बेटा? मेरा लायन। अब लायन का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से नाम क्या है? पैंथेरा लियो, इसका पैंथेरा टिग्रिस। तो क्या आप ये रियलाइज कर पा रहे हो कि ये सेम जीनस से बिलोंग करते हैं? सेम जीनस से बिलोंग करने वाली दो अलग अलग स्पीशीज हैं, टिग्रिस फॉर टाइगर, लियो फॉर लायन। तो दो अलग अलग स्पीशीज जैसे कि लियो और टिग्रिस एक कॉमन जेनेरा, एक कॉमन जीनस के अंदर आती हैं जिसका नाम है पैंथेरा। एक एग्जाम्पल हो गया जी, बस एग्जाम्पल नोट करते जाओ, आता जाएगा क्योंकि यही एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे। अब अगर मैं आगे चलूं तो एक एग्जाम्पल, भाई प्लांट्स बुरा मान जाएंगे सिर्फ एनिमल्स की बात की तो प्लांट्स को बुरा ना माने, इसीलिए हमने एक एग्जाम्पल जी प्लांट का भी दे दिया कि हमारे आलू जी को मैं क्या बुला देती हूं? हमारे आलू जी को मैं बुला देती हूं सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम मेरे आलू जी हैं। और अगर बैंगन जी की बात करें, आलू बैंगन की सब्जी मत बनाना, अगर मैं सोलेनम बैंगन की बात करूं तो उसका साइंटिफिक नेम होता है मिलोंजेना, सोलेनम मिलोंजेना। तो आप देख पा रहे हो कि मिलोंजेना और ट्यूबरोसम, this is species 1, this is species 2 of a common genera, common genus which is solanum। तो एक प्लांट का एग्जाम्पल किया तो एक एनिमल का एग्जाम्पल, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, कॉमन जीनस पैंथेरा। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलोंजेना, बैंगन आगे से आलू बैंगन बनाने की जगह मम्मी को क्या बोलना है? मम्मी सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम मेलोंजेना बना दो, बढ़िया लगेगा? बढ़िया लगेगा, ऐसे ही बोलना है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से बेटा।
अब मैं आ गई जीनस पर। जीनस की डेफिनेशन मैम ये तो बड़ी आसान है। जीनस की डेफिनेशन क्या रहेंगी? ठीक है, रिलेटेड स्पीशीज, रिलेटेड स्पीशीज comes together to form a genus। क्या बनाने के लिए? रिलेटेड स्पीशीज साथ में आ जाएंगी एक जीनस बनाने के लिए। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया बेटा, पैंथेरा जीनस का नाम है, पैंथेरा के आगे लियो लगाया तो लायन बन गया, पैंथेरा के आगे टिग्रिस लगाया तो टाइगर बन गया, पैंथेरा के आगे पाडस लगाओगे तो क्या बन जाएगा? लेपर्ड बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा? लेपर्ड बन जाएगा। तो एक जेनरा के अंदर अलग अलग स्पीशीज है। ठीक है बेटा, एक और चीज समझो कि अभी तक मैं ये जितना बोल रही हूं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इन सब चीजों को, इन सब लेवल्स को, ये मेरी 7 कैटेगरीज हैं एक तरीके से, है ना, जिस हिसाब से मैं क्लासिफिकेशन करती हूं बेटा। ये सब इंडिविजुअली एक टैक्सॉन है। किंगडम एक टैक्सॉन, फाइलम एक टैक्सॉन, क्लास एक टैक्सॉन, ऑर्डर भी एक टैक्सॉन है, फैमिली, जीनस, स्पीशीज सब क्या है? एक टैक्सॉन है। अब आप बोलोगे कि मैम टैक्सॉन क्या होता है? बेटा टैक्सॉन मतलब एक यूनिट है क्लासिफिकेशन की। टैक्सॉन मतलब ये क्या है बेटा? बेसिकली एक यूनिट है क्लासिफिकेशन की टैक्सॉन। टैक्सॉन सिंगुलर है बेटा। क्या है? सिंगुलर। और मैं इसी को टैक्सा बोल दूंगी तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। इसी को टैक्सा बोल दूंगी तो क्या हो जाएगा? ये प्लूरल हो जाएगा। तो टैक्सॉन क्या है? मेरी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सब अलग अलग एक टैक्सॉन है और प्लूरल में टैक्सा बुला सकते हो। मेरे को जीनस की डेफिनेशन वगैरह आ गई, समझ में आ गई। फैमिली पे, फैमिली की डेफिनेशन कैसे बनाओगे? रिलेटेड जेनेरा कम्स टुगेदर टू फॉर्म अ फैमिली। बोल दूं? रिलेटेड जेनेरा comes together and forms a family। जी ठीक है जी। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स ही सबसे जरूरी है इसमें बेटा। फैमिली फेलिडी, फैमिली का नाम क्या है? फेलिडी। बेटा ये कैट फैमिली है। फैमिली फेलिडी के अंदर जीनस पैंथेरा आया और जीनस फेलिस आया। बोले तो मैम ये क्या हो गया? देखो बेटा, अपन लोगों ने पैंथेरा जीनस पढ़ा था जिसके अंदर आपने लायन, टाइगर, लेपर्ड सब पढ़े। अगर हमने कैट का जीनस भी देखा था, कैट का जीनस याद है बेटा? कैट का जीनस क्या था? फेलिस। तो फेलिस और पैंथेरा 2 जीनस है अलग अलग। ये जीनस एक नॉर्मल कैट फैमिली के अंडर आएंगे और उस कैट फैमिली का नाम है फेलिडी। क्या है बेटा उस कैट फैमिली का नाम? FELIDAE। तो ये फेलिडी क्या हो गई? मेरी फैमिली हो गई। कैट फैमिली को बोल दिया। अब देखो एनिमल्स का एग्जाम्पल, तो प्लांट नाराज नहीं होने चाहिए। तो देखो फैमिली सोलेनेसी, सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू बैंगन याद है? आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी। तो फैमिली सोलेनेसी के अंदर कौन कौन से जीनस आ जाएंगे बेटा? सोलेनम बोले तो आलू, धतूरा, धतूरा सुना है बेटा? व्हाइट कलर का फ्लावर होता है, और साथ में पेटूनिया। 3 अलग अलग जेनेरा, सोलेनम ट्यूबरोसम, धतूरा, पेटूनिया, 3 अलग अलग रिलेटेड जेनेरा एक फैमिली के अंदर आ गए जिसका नाम क्या है? सोलेनेसी। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, बाहर से नहीं बता रही, इतना याद हमें करना पड़ेगा बेटा। सोलेनेसी फैमिली के अंदर सोलेनम, धतूरा और पेटूनिया आ गया, जिसके हिसाब से फैमिली हो गई पूरी। फैमिली के ऊपर क्या था? किंग, किंग 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 वाला आपका जो निमोनिक था उससे ना करके हम किंगडम से ही शुरू करते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। तो फैमिली के ऊपर क्या प्रेजेंट है हमारा? ऑर्डर। ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, इतना तो समझे। अब ये देखो, ये किसकी फैमिली है? अरे बड़े मजे आ रहे हैं। ये है मेरी कैट की फैमिली, बोले तो फेलिडी। क्या है?
कैट की फैमिली फेलिडी, डॉग की फैमिली का क्या नाम है, कैनेडी। बेटा दोनों फैमिलीज एक कॉमन ऑर्डर के अंदर बिलोंग करती हैं, उस ऑर्डर का नाम है कार्निवोरा। ऑर्डर का नाम क्या है, कार्निवोरा, जिसके अंदर मेरी दो फैमिलीज बिलोंग करी, कैट की फैमिली फेलिडी, डॉग की फैमिली कैनेडी। कैनेडी और फेलिडी मेरी दो रिलेटेड फैमिलीज हैं जो एक ऑर्डर के अंदर बिलोंग करी, जिसका नाम है कार्निवोरा। बोले तो ये दोनों कार्निवोर्स हैं। बस ये एग्जाम्पल्स, ऐसे एग्जाम्पल्स याद करते करते हमारा चैप्टर होने वाला है खत्म। तो चलो कर लेते हैं प्लांट के एग्जाम्पल्स, क्योंकि प्लांट को नाराज नहीं करना है। पोलीमोनियल्स की स्पेलिंग, चलिए बच्चा पार्टी, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, ऑर्डर देखो किससे एंड हो रहा है, ऑर्डर किससे एंड हो रहा है, एल्स से। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स के अंदर आती है फैमिली सोलेनेसी और फैमिली कॉन्वोल्व्यूलेसी। देखो फैमिली किससे एंड हो रही है, एसी ना, एसी सफिक्स से एंड हो रही है मेरी फैमिली, देख पा रहे हो फैमिली किससे एंड हो रही है, एसी सफिक्स से। याद करो अभी के अभी साथ के साथ कि पॉलीमोनियल्स ऑर्डर के अंदर आएगी फैमिली सोलेनेसी और फैमिली कॉन्वोल्व्यूलेसी। इतना समझ आया मेरे बच्चों को, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स के अंदर फैमिली सोलेनेसी और कॉन्वोल्व्यूलेसी याद करना है बेटा। अब देखो क्लास का एग्जाम्पल इन्होंने दिया बेटा, क्लास मैमिलिया। क्लास मैमिलिया, क्लास के अंदर क्या आएंगे बेटा, क्लास कंसिस्ट्स ऑफ, लिख दूं, क्लास कंसिस्ट्स ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। क्लास में क्या आएंगे बेटा मेरे, रिलेटेड ऑर्डर्स आएंगे। जैसे कि क्लास मैमिलिया के अंदर ऑर्डर प्राइमेटा, देखो हमारे एंसेस्टर्स बेटा, देखो ऑर्डर प्राइमेटा कितने प्यारे से दिखाए हुए हैं, ऑर्डर प्राइमेटा और ऑर्डर कार्निवोरा, हमारे नॉनवेज कजिन्स, राइट, हमारे नॉनवेज कजिन्स। तो ऑर्डर कार्निवोरा और ऑर्डर प्राइमेटा एक कॉमन क्लास के अंदर आए, जिसे हमने बोला मैमिलिया। तो बस हम लोग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज खत्म कर चुके हैं, हम बस कुछ कुछ एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जाम्पल्स देख रहे हैं ताकि हम एनसीईआरटी का सब कुछ कवर कर लें। इसके साथ मैं चली फाइलम या डिवीजन पे। बेटा फाइलम या डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या बोलूं, फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड किंगडम, फाइलम क्लास। तो क्या बोलूं, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। किसका ग्रुप है बेटा, फाइलम रिलेटेड क्लासेस का ग्रुप है। अब आपने बोला मैम अभी तक आपने ये डिवीजन तो नहीं पढ़ाया, ये डिवीजन क्या होता है। बेटा देखो अभी तक हमने ये हायरार्की की थी जिसको हमने बोला किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो इसमें बस एक चेंज है कि ये जो फाइलम टर्म है ये हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए। किसके लिए यूज करते हैं हम बेटा, फाइलम टर्म एनिमल्स के लिए। यहीं पर बस इतना चेंज है कि प्लांट्स के लिए हम लोग डिवीजन टर्म का इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स के लिए हम किस टर्म का इस्तेमाल करते हैं बेटा, डिवीजन टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ किंगडम, किंगडम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम। एनिमल किंगडम के अंदर कितने सारे फाइलम आते हैं, पढ़ोगे आप एनिमल किंगडम में, ठीक है। किंगडम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम, इसके साथ हमको किंगडम समझ आ गया। एंड दिस इज द लास्ट पेज एवरीवन, लास्ट स्लाइड, जिसके बाद बस हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे एंड वी आर डन विद इट। तो आप ये समझिए कि ये जो मैंने आपके लिए टेबल बनाया, इससे काफी सारे सवाल आ सकते हैं आपके स्कूल के एग्जाम्स के अंदर बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए ये टेबल। और ये एनसीईआरटी का एज इट इज टेबल है जिसे हमें याद करना है। आई विल ट्राई कि मैं आपकी हेल्प करूं इसे थोड़ा सा मेमोराइज करने में, याद ही करना है एनीवे, बट वी विल ट्राई टू मेक इट इजी। देखो बेटा इन्होंने 4 ऑर्गेनिजम्स दिए, 2 एनिमल्स और 2 प्लांट्स, 2 एनिमल्स और 2 प्लांट्स। एक दिया मैन, एक दिया हाउस फ्लाई, 2 एनिमल्स की कैटेगरी एनिमल किंगडम हो गए। तीसरा दिया मैंगो और चौथा दिया वीट।
तीसरा दिया मैंगो, चौथा दिया वीट। एक एक करके बस पढ़ना है हमें। बेटा ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम इज होमोसेपियंस। होमो इज द नेम ऑफ द जीनस, सेपियन इज द नेम ऑफ द स्पीशीज। होमो क्या हो गया मेरे जीनस का नाम। हमारी ह्यूमन बींग्स की फैमिली का नाम है होमिनिडी। क्या नाम है बेटा हमारी फैमिली का नाम? होमिनिडी। हम किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? प्राइमेटा। हमारी क्लास क्या है? मेमिलिया। और हम किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? कॉर्डेटा, जिसमें नोटोकॉर्ड होता है। तो एक बार फिर से इसे रीड करो। होमोसेपियंस, फैमिली से रीड करते हैं फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा। याद करना है आपको बच्चा पार्टी, होमवर्क है आपका, जल्दी से याद हो जाए तो एक थम्स अप भेजना जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में। बायोलॉजिकल नेम हाउस फ्लाई। बेटा हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है बेटा? मक्खी। मक्खी का साइंटिफिक नेम मस्का डोमेस्टिका। क्या है बेटा? मस्का डोमेस्टिका। मस्का जीनस का नाम, डोमेस्टिका स्पीशीज का नाम। इसकी फैमिली का नाम है मसीडी। फैमिली का नाम क्या है बेटा? मसीडी। एग्जैक्टली एनसीईआरटी का टेबल कॉपी किया बेटा मैंने, बस उधर से इधर। ऑर्डर डिप्टेरा। ऑर्डर क्या है? डिप्टेरा। क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर ही तो आते हैं। मस्का डोमेस्टिका, फैमिली मसीडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये दो एनिमल्स की अपन ने हायरार्की याद की। दो प्लांट्स की करते हैं बेटा। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। फैमिली एनाकार्डिएसी। फैमिली क्या है बेटा? मैंगो की फैमिली का नाम थोड़ा अजीबोगरीब है। क्या है? एनाकार्डिएसी। ऑर्डर का नाम रहेगा सैपिंडेल्स। ऑर्डर का नाम क्या रहेगा? सैपिंडेल्स। फिर आ गए क्लास, बेटा ये डाइकॉट कैटेगरी को बिलोंग करता है, सो इट इज डाइकोटिलिडनी। और अब मैं प्लांट्स की बात कर रही हूं तो मैं डिवीजन की बात करूंगी, एंजियोस्पर्मी। डिवीजन दोनों का ही एंजियोस्पर्मी है, देखिए। वहीं वीट का साइंटिफिक नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टाइवम। वीट का साइंटिफिक नेम क्या है बेटा? ट्रिटिकम एस्टाइवम। ट्रिटिकम जीनस का नाम, एस्टाइवम स्पीशीज का नाम। फैमिली पोएसी। फैमिली क्या है बेटा? पोएसी। ऑर्डर क्या है? पोएल्स। फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलिडनी। क्लास मोनोकोटिलिडनी, डिवीजन एंजियोस्पर्मी अगेन, जिसके साथ हो जाता है मेरा टॉपिक क्या? चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम जल्दी से नीट में आए हुए एक दो सवाल देखकर मजे से क्विज करके बैठ जाएंगे कि आज तो हमने निपटा लिया है एक चैप्टर। मेरा पहला सवाल, सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो which was first described by Carolus Linnaeus। नीट 2019 का सवाल है बेटा, पढ़िए देखिए कैसे कैसे लिखा है। बताओ मेरा सही आंसर क्या रहेगा? मैंजिफेरा इंडिका। आई एम नॉट रीडिंग इट फॉर यू बिकॉज आई विल टेंड टू टेल यू द आंसर। बच्चा पार्टी आंसर क्या रहेगा इसका? सोच लिया सबने अपने माइंड में? देखें जल्दी से आंसर। वेरी गुड एवरीवन, इट विल बी 1। और मैंने यही साइंटिफिक नेम क्लास में लिखा भी, मैंजिफेरा इंडिका। ऑथर का नाम LINN विद फुल स्टॉप बाद में। वेरी गुड एवरीवन। अगला, which of the following is against the rules of ICBN? ICBN बच्चा पार्टी, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर इज ICBN। इससे मुझे याद आया कि हम लोगों ने एक चीज छोड़ी, हम लोग वहां जाके उसे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू बोलो थोड़ा क्वेश्चन को, इस बच्चा पार्टी इस क्वेश्चन को थैंक यू बोलो जरा कि आपने हमें ध्यान दिलवाया। क्वेश्चन को थैंक यू बोल दिया? क्वेश्चन को थैंक यू बोल दिया तो यहां पर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए मेरे साथ। दो नाम, पहले का नाम है ICBN, दूसरे का ICZN। ICBN बोले तो इंटरनेशनल कोड
ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। इसका मतलब किन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा अगर किसी प्लांट को नाम देना है, और ICZN इज इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। मतलब जब एनिमल्स को नाम देना है तो किस कोड ऑफ कंडक्ट, तो किस रूल्स का इस्तेमाल करना होगा। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसके साथ हमने एक रिमेनिंग चीज भी खत्म कर ली है। और अब मैं आ जाऊंगी अपने सवाल पर फिर से, ताकि आप मेरे सवाल का जवाब अब अच्छे से दे पाए। और मेरा सवाल कहां था, यहां था, ये लीजिए, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN। हैंडरिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइंड, every species should have a generic name and a specific name, scientific names are in Latin and should be italicized, generic and specific names should be written starting with small letters। बेटा इसमें से कौन सा ICBN जो हमने रूल बुक पढ़ी उसके अगेंस्ट है? दिमाग में आंसर सोच लिया, आंसर क्या रहेगा बेटा मेरा? वेरी गुड बेटा, हमने देखा कि जीनस का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्पीशीज का स्मॉल लेटर से। नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर? जल्दी बताइए बेटा, इसमें से क्या रूल्स के खिलाफ है? द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस नेम and the second is a specific epithet. The names are written in Latin and italicized. When written by hand, they are supposed to be underlined. Biological names can be written in any language. Contrary मतलब कौन सा मेरे रूल्स के अगेंस्ट है? नीट 2016 का सवाल। बेटा आंसर क्या रहेगा? जल्दी से बताओ, ABCD। बहुत फास्ट है मेरे बच्चे। Very good everyone. They are not in any language, but they are converted into Latin. For a specific, for being specific, for being constant। इसके साथ हम आ जाते हैं समरी पर। बच्चा पार्टी समरी में हमने क्या देखा? पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज भी इसमें से दी। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स दिए, कैसे लिखते हैं, क्या रूल्स है, किसको लेटिन में कन्वर्ट करना, कहां अंडरलाइन, कहां इटैलिसाइज। उसके बाद हमने टैक्सोनोमिक कैटेगरीज देखी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, और उन सब के बिना भेदभाव के प्लांट्स और एनिमल्स के एग्जाम्पल देखे। तो इसके साथ बच्चा पार्टी ओके बाय, राइट। अब लिविंग वर्ल्ड कर रहे हैं तो हैज टू बी some very good pretty animal saying you a goodbye, very warm bye. So everyone, with this I am going to see you the next time. Please subscribe to the channel, switch on your notifications and share it as much as possible so that we can do a good group collective study and do wonders. I hope you liked the session and I am here signing off for today, and I will see you in the next session everyone. Thank you so much. Good day. Study hard. Stay smiling, okay? Bye everyone. Take care. We end it here.